अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ सेक्शन 10 में हम लोग उसी कंडीशन देखते हुए आए थे। 1C 2C तीसरा C, 2C 1C हो गया था, कॉम्पिटेंसी हो चुका था। दूसरा कंसिडरेशन C हो गया था। तीसरे C पे आते हैं कंसेंट पे। तीसरे C कंसेंट पे आते हैं, सहमति पे। तो यहाँ तक देखा था कि जब सेक्शन 10 के लिए जरूरी क्या चीज़ें थी, कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। पहला C कॉम्पिटेंसी देख ली थी, इसमें सेक्शन 11-12 था। कंसिडरेशन में 2D 25 23 और विद केसला देख लिया था। अब तीसरे में आ गए C पे सहमति यानी कंसेंट। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें सेक्शन को और उसकी मार्जिनल हेडिंग को ध्यान में रखना होता है कंप्लीशन पर्पस से, कि एक सेक्शन की मार्जिनल हेडिंग क्या है। तो सबसे पहले देखिए इस बात को कि जो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो पार्टीज कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ गौर कर लिए, कंसेंट कहाँ परिभाषित है, कहाँ डिफाइन है। तो कंसेंट जो डिफाइन है सेक्शन 13 में है। तो पहला काम, कंसेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 13 यानी 13 में। और इस पर एक चीज़ ये याद रखिए कि कंसेंट की जो मीनिंग है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है कंसेंसस एड आइडम। इसका मीनिंग क्या होता है ये याद रख लीजिए, कंसेंसस एड आइडम यानी मीटिंग ऑफ माइंड। पक्षकारों जिसमें संविदा कर रहे हैं वो किस प्रकार से सोच रखते हैं, किस संबंध में, जो कॉन्ट्रैक्ट की विषय वस्तु है उसके संबंध में। एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी जरूरी है। कंसेंसस आइटम का मीनिंग क्या है। दूसरी चीज, कंसेंट डिफाइन कहाँ है, 13 में। इसकी क्या, इसके साथ फ्रेज क्या चलती है, कंसेंसस एड आइटम। इसका मतलब क्या है, आपकी जो एग्री किस बात पर एग्री हो रहे हैं, ऑन द सेम थिंग, एक ही वस्तु पर, इन द सेम सेंस, एक ही थिंग पर एक ही रूप में सहमत होना, तब कहा जाता है कि कंसेंट है। इसलिए कंसेंट जो है सेक्शन 13 में परिभाषित की गई है। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया कंसेंट। अब कहा फ्री कंसेंट कहाँ है, यानी स्वतंत्र सहमति कहाँ पर परिभाषित है। पहले सहमति कहाँ है, कंसेंट, तो 13 में। स्वतंत्र सहमति कहाँ है, एक और आगे कदम बढ़ गए 14 में। तो सेक्शन 14 में स्वतंत्र सहमति, केवल सहमति 13 में। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है आपको, कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, कब होगी। तो इसके सेक्शंस याद करने के लिए सरल तरीका है इसको पकड़ने के लिए। सहमति कब स्वतंत्र होगी, तो सेक्शन तो आपने सहमत देख ली 13 में, 13 में, फ्री 14 में। कब होगी, तब कहते हैं कास्ट, किस चीज से कास्ट ना हो, किससे कास्ट ना हो, किससे प्रभावित ना हो, CUFMN। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो इसको आपने अल्फाबेटिकली लिख लिया और दूसरा इनके बगल में आपने सेक्शन डाल दिया। तो जैसे यहाँ छोड़ा था 14 में, पहले तो सेक्शन डाल लीजिए 15, 16, 17, 18, और हमेशा याद रखिएगा इस क्रम में 19 या 19A का प्रयोग ना करिए, ये मत लिखिए। केवल 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल नहीं, 20, 21, 22। ये तो आपको सेक्शंस तैयार होंगे पहले सीधे मिलाने के लिए, आपको याद हो सकता है। तो C का मतलब क्या है, कंसेंट फ्री होगी, कब होगी, जबकि कोअर्जन ना हो। कोअर्जन माने प्रपीड़न, कोअर्जन माने प्रपीड़न ना हो, यानी संविदा करते समय प्रपीड़न यानी कहाँ पे परिभाषित है, सबसे पहले देख लिए धारा 15 में परिभाषित हो। ऐसे याद हो गया आपको, 13 में सहमति, 14 में फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट कब होगी, तो उसको देखने के लिए CUFMM, और इसके आगे सेक्शन आप तुरंत लिख दीजिए मिलाने के लिए। अगर नहीं भी याद हो तो ऐसे क्रम से लिख दीजिए, 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल नहीं, 20, 21, 22। कैसे याद करना है, पहले C से कोअर्जन यानी प्रपीड़न, U से अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक
असर, एफ से फ्रॉड यानी कपट, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या व्यपदेशन, ये मिस्टेक यानी भूल। अब भूल कैसी, 21-22 लॉ माने लॉ यानी विधि की, और ये फैक्ट माने तथ्य की। अब देखिए सेक्शन आपको याद होगा, कंसेंट 13 में, फ्री कंसेंट 14 में। कब फ्री होगी, जबकि CUFMM इनसे कास्ट ना हो, प्रपीड़न ना हो, असमय कसर ना हो, कपट ना हो, मिथ्या उपदेशन ना हो, भूल ना हो। भूल कैसी है, विधि की या तथ्य की, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन देखिए आपको पूरे टोटल याद होगा। 15 में क्या डिफाइन है, तो मिलाने के लिए आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, मैचिंग करने के लिए, तो आप सेक्शन को इस क्रम में आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे सरल तरीका हो सकता है इसको पढ़ने के लिए। अब दूसरा, इसमें जो इसका बेरेट की अगर आप इसकी रीडिंग करें तो कुछ केस लॉ के साथ में, कुछ कंटेंट के साथ में इसे देखा जा सकता है। जैसे कोर्जन है, तो कोर्जन में ये देखिए कोर्जन की मीनिंग क्या है। तो कोर्जन की मीनिंग में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है। कोर्जन में जो कार्य आपने किया है, देखिए कोर्जन से क्या होगा, एग्रीमेंट हम करने जाएंगे। कोर्जन माने प्रपीड़न, तो हम उसकी कंसेंट के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, कोई एक्ट करने जा रहे हैं, ऐसा एक्ट जो कि IPC इंडियन पीनल कोड के द्वारा ऐसा कार्य वर्जित है, प्रोहिबिटेड, या धमकी दे रहे हैं, या उसकी संपत्ति को, उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं, और इस वजह से धमकी देकर हम उसे कार्य करा रहे हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा। तो अब यहाँ गौर करिएगा कि बहुत ही क्लियर फंडा आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब कंसेंट काज होती है, यानी सहमति जब स्वतंत्र नहीं रह जाती है, तो क्या याद रखना है, उसका परिणाम क्या होगा। क्या वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, शून्य होगा, या शून्य करणी होगा। ये सवाल उठना चाहिए दिमाग, वाइडेबल होगा या वाइड होगा। ये एक फार्मूला बिल्कुल बारीक सा बना लीजिए, केवल इसको छुपा लीजिए, मिस्टेक वाले हिस्से को छुपा लीजिए, इसको मत ध्यान दीजिए। इसके ऊपर के CUFM, कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर इसमें कोई भी आपकी कंसेंट सहमत जो है स्वतंत्र नहीं रह जाती है, मिथ्या उपदेशन से किया गया, कपट से किया है, तो उनका जो एग्रीमेंट है उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम इन सब में आप जब ये देखेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा वाइडेबल, यानी शून्य करणीय। बिल्कुल क्लियर आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से MCQ क्वेश्चन को फोकस कीजिए। कोई एग्रीमेंट प्रपीड़न में किया गया है, कोर्जन में क्या होगा, वाइड नहीं होगा, लीगल रहेगा। लीगल तब तक चूंकि इसको वाइडेबल कराना है, वाइड जब तक नहीं कराएंगे तब तक विद्यमान बना रहेगा। कोर्जन में जो किया गया तो क्या होगा कि जितने भी एग्रीमेंट है इनको बस छोड़ दें, इनको बना, इसको ढके रहिए, यहाँ तक जितने भी होंगे 15, 16, 17, 18 ये सबके सब क्या होंगे, शून्य करणी यानी वाइडेबल होंगे। और वाइडेबल शब्द जो परिभाषित किया गया है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कहाँ परिभाषित है, देखिए 2I, देखिए 2 रोमन लिखा हुआ I, 2I में शून्य करणी शब्द परिभाषित है। 2I में शून्य करणी शब्द परिभाषित है। तो शून्य करणी संविदा की बात करता है, ये शून्य करणी संविदा की बात करता है। तो ये आपका एक और आप देखिए यहाँ पर दिमाग में रखिए कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर परिभाषित है, तो 2I में। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे, 2I में। और इसकी खास पहचान है कि हमने और आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और मैंने आपकी कंसेंट कोवर्जन से या फ्रॉडुलेंट किसी तरीके से आपसे ली है, तो अब वाइड कराने जाया जाएगा। कौन पार्टी वाइड कराएगी, तो वर्ड लिख देते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। इसकी पहचान है कि वाइडेबल एग्रीमेंट कब होगा, A और B के बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो कौन कराएगा, तो जिसकी कंसेंट कास्ट हुई है, जो एग्रीड पार्टी है, जो विक्टिमाइज हो गया है, उसके पास ऑप्शन है कि वो जाकर कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कराए। तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है इसके डिफिनीशन में, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, और दूसरे के पक्ष पर नहीं कराता। कौन कराएगा, जो विक्टिमाइज, जो एग्रीड पार्टी है, उसको लॉ रेमेडी देती है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है और दूसरे के पास लाइबिलिटी है।
आप फुलफिल्ड थ्योरी को आप एग्जामिन कर सकते हैं यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो कोवर्जन में अगर आपकी कंसेंट कास्ट हो गई तो आईपीसी से प्रोहिबिटेड एक्ट है या धमकी दी है आपकी प्रॉपर्टी को, शरीर को, उसकी धमकी की वजह से एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइडेबल होगा। शुरू करिए। इस पर एक केस ला देख सकते हैं, चीखम अमी राजू, चीखम अमी राजू, चीखम अमी राजू, चीखम अमी राजू का केस है। चीखम अमी राजू, ये इसलिए पूछा जाता है, केस अक्सर आता है कि आत्महत्या की धमकी देना, कमिट सुसाइड, क्या आत्महत्या करने की धमकी देकर कराया गया करार प्रपीड़न यानी कोवर्जन के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? यस, कोर्ट ने कहा कि हाँ, अगर सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की धमकी दी गई है, आत्महत्या की धमकी दी गई है और कोई एग्रीमेंट कराएगा, वो काज हो जाएगा कोवर्जन से। किस केस में कहा गया? चीखम अमी राजू के केस में कहा गया। ये तो एक चीज हो गई, खत्म हो गया यहाँ पर आपका ये। दूसरा, असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि एग्रीमेंट तो वाइडेबल होना ही है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? असम्यक असर वहां पर उत्पन्न होता है जहां एक व्यक्ति, इसकी पहचान जैसे ढूंढने का तरीका है, एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को डोमिनेंट पोजीशन में होता है, अपने को डोमिनेंट रखता है, उसकी इच्छा को अधिशासित करने की अवस्था में होता है, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, अधिशासित करने की इच्छा में रहता है। ये व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करता है, उसकी इच्छा को। क्यों? इनके बीच में फिड्यूशरी रिलेशन, वैश्वासिक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में गार्जियन हैं, उनके बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर उनका असर है। टीचर है, उनके स्टूडेंट है। प्रिंसिपल है, एजेंट है, इनके बीच में जो रिलेशन आ रहे हैं फिड्यूशरी रिलेशन है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को अधिशासित कर सकता है। लेकिन अगर शॉपकीपर है तो कस्टमर के बीच में रिलेशन ये नहीं है, क्योंकि ये इसकी इच्छा को शासित करने की अवस्था में नहीं होता है। तो ये देख लीजिए कौन से रिलेशंस हैं जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, तो वहाँ पर ये प्रिजम्पशन होता है कि वो दूसरे व्यक्ति को ऊपर असर रखता है। तो ऐसा एग्रीमेंट अगर कराया गया है तो वाइडेबल ही होगा, वाइड नहीं होगा। सी, फ्रॉड। फ्रॉड के लिए केवल एक केस, लीडिंग केस यहाँ पर याद रखिए कि जो कपट होता है वो धारा 17 में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ में 4 इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप बेहद उस 4 एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और फ्रॉड में कोई एग्रीमेंट कराया गया है तो वो वाइडेबल ही होगा। दूसरी चीज पर केस है डेरी वर्सेस पी, ये इंपॉर्टेंट केस है, डेरी वर्सेस पी। पूछते हैं धारा 17 पर केस कौन सा है? डेरी वर्सेस पी। कपट पे कौन आधारित केस है? डेरी वर्सेस पी। डेरी पी किससे संबंधित है? फ्रॉड से संबंधित है। इसके इलस्ट्रेशन 17 में ये इंपॉर्टेंट है कि चुप रहना, साइलेंस में चुप रहना, अमाउंट टू फ्रॉड और नॉट। अगर आप चुप रहते हैं किसी तथ्य के बारे में तो क्या ये कपट माना जाएगा कि नहीं? तो उसका सीधा सा दिया है, यहाँ पर फार्मूला दिया है, उसके एग्जाम्पल सारे आप देखिएगा कि जहाँ आपका बोलना ड्यूटी हो, तो अगर जहाँ पे बोलना ड्यूटी है वहाँ पर तो होगा। अब आप जानते हैं घोड़ा आपका जो है बड़ा ऐबदार है, बड़ा ही शंखल है, शैतान टाइप का है। अब कस्टमर आपसे खरीद रहा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, तो फ्रॉड नहीं है। लेकिन वहीं पर एग्जाम्पल दिया है कि आप यही घोड़ा अपनी बेटी को या अपने डॉटर को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, और अब यहाँ रिलेशन ऐसे कि यहाँ इसका बोलना जो है, चुप रहना अब गलत हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर साइलेंट रहता है तो अब यहाँ इसकी ड्यूटी है तो स्पीक, बोले, यहाँ पर चुप रहना अमाउंट टू फ्रॉड हो जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं इसके साथ में कि कब चुप रहना फ्रॉड होगा, कब नहीं होगा, और एक केस इसके साथ देखिए। फिर ये तो हेडिंग में आप मिला सकते हैं, मिथ्या एप्लीकेशन कहाँ है? 18 में है। और ये जो मिस्टेक है इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा कि इग्नोरेंशिया लेजिस यानी मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंशिया स्पेसिफिक, तथ्य की भूल क्षमा योग्य होती है।
विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होती। और एक सवाल याद रखिए कि अगर दोनों ही पक्षकार किसी भूल पर, किसी तथ्य की भूल पर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर, दोनों ही पार्टीज अगर भूल पर हैं सब्जेक्ट मैटर पर, तो ऐसा एग्रीमेंट जो करा जाएगा, अब वो वहाँ पर जो बताया था आपको वाइडेबल होगा। यहाँ पर अब ये खत्म हो गया, यही इसलिए हमने हाथ छुपा के बताया था, ये शून्य होगा। जहाँ दोनों पक्षकारों की भूल है वहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो वाइड होगा। इतना इसको आप यहाँ देखें। और इसके सेक्शंस 20 में मिस्टेक है, 21 में मिस्टेक ऑफ लॉ, 22 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ये आपका कंसेंट का पूरा क्लास खत्म हो गया।